हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ आज इंडिया से मौजूद हैं यास्मीन हफीज साहबा। किसी तारफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है इंडिया के अंदर। बहुत बल्कि पाकिस्तानी भी बहुत शौक से इन्हें देखते हैं और ये डट के जो है वो इंडिया का जो ये समझे कि झंडा इन्होंने उठाया हुआ है और बड़े दबंग अंदाज में ये इंडिया की वकालत करती है। और हमारे देखने वालों ने कमेंट्स में इन्हें इंडिया की बेटी करार दिया। सबने इन्हें बहुत अप्रिशिएट किया था हमारी जो लास्ट वीडियो थी। तो आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन अली भाई आपने तो बड़े भारी भरकम अल्फाज में मेरा तारुफ कर दिया। मैं बिल्कुल अपने आप को कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई पर्सनालिटी नहीं समझती। बहुत ही आम इंसान है। हम सब भारतीय अपनी तरफ से जो भी बेहतर कोशिश कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। हाँ, अगर भारत की बेटी तो ये मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम बात है कि अगर मुझे इस तरह से मुखातिब किया जाता है, तो उन सब का भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया, और आपके ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया जो सराहते हैं हमारी वीडियो को। बहुत शुक्रिया। और आपने हाँ एक आज बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। चलिए, ये तो मेरे जी। लिए अचंभे वाली बात है कि पाकिस्तान में इंडियंस को देखा जा रहा है, हम लोगों को सुना जा रहा है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आई होप कि हमारी बात और हमारा मैसेज उन तक पहुंचे और कुछ 1% भी सुधार आए। ये देखने वाले अभी कम हैं, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ है कि अब लोग देखना शुरू हो चुके हैं कि हमारे चैनल को पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल। भी अब पाकिस्तानी देखना शुरू हो चुके हैं। तो ये अच्छी जी। बात है। पहले तो सारे हमारे जो देखने वाले थे टोटली जो इंडियन थे या मुल्क से बाहर जो इंडियन थे वही सारे देख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जो है वो हमें देखना शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में। जी, अच्छा, हमें तो आज शिकायत यही पाकिस्तान होती के। थी। जी हमें शिकायत जी यही जी। होती थी कि आप लोगों को, आपके पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर्स और जितने चैनल हैं उनको तो हम भारतीय खूब देखते हैं और धड़ल्ले से हम लोग व्यूज देते हैं, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं देखा जाता। और जो देखते वो गाली देने आते थे, उल्टी सीधी चीजें। तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा, तुम वो झूठ बोल देखते रही हो। हैं लेकिन वो कहते हैं कि जी हम डर के ना वहां पर कमेंट्स वगैरह नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर जो कमेंट्स हो रहे हैं वो इंडिया से आते हैं। तो अगर एक आध कमेंट पाकिस्तान से आ गया तो वो कहते हैं कि हमें डर होता है कि कहीं सारे हमारे पीछे ना पड़ जाए। इस तरह वो कमेंट्स नहीं करते, लेकिन देख जरूर रहे हैं हमारा चैनल। खैर, ये लॉजिक कुछ लॉजिक उनका हुआ नहीं। कोई पीछे पड़ के जी कोई पाकिस्तान तो आने वाला नहीं है। हमें ऑलरेडी वैसे ही पाकिस्तान जाने से थोड़ा खतरा महसूस होता है, तो बड़ी बड़ी जी। टीम जाने से खतराती है। तो कमेंट के डर से वो लोग बेफिक्र रहें। आप बोलेंगे को डरने की बात नहीं है, कोई भी पीछा करके आपका पाकिस्तान नहीं आने वाला, हम में से कोई भी। तो महफूज रहें, कमेंट में महफूज है वो। आपको वैसे आने की जरूरत भी नहीं, जिस तरह के हमारे हालात हैं। आप मेरे ख्याल में उधर वो जैसे कि इंडिया के अंदर एक लोग बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को अभी किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो आपको भी अभी हमें कुछ कहने के लिए यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं कि जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि जैसे अभी आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीर के दौरान में ये बताया है कि चाइना ने हमें $1 बिलियन दिया, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारी तरफ देखकर उनके चेहरों पर सवालिया निशान होते हैं कि आप लोग कब तक हमसे कर्जा या भीख मांगते रहोगे। तो ये बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों के सामने आकर ये इस चीज का इतराफ किया है। तो आप यास्मीन साहब, आप कैसे देख रही हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान 75 ईयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस मुल्क को बने हुए इसके क्याम में, अभी भी ये दूसरों की तरफ देख रहा है। कभी ये चाइना की तरफ देख रहा है, कभी ये यूएई की तरफ, कभी सऊदी अरब की तरफ, अ, कभी आईएमएफ की तरफ। कब ये अपने पाँव पे खड़ा, आप देख रही हैं कि ये पाँव पे खड़ा हो भी पाएगा या ऐसे ही इसके आगे भी ये ऐसे ही चलेगा? जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए, क्योंकि ये सवाल एक एज अ पाकिस्तानी अगर आप पूछ रहे हैं तो आपकी वो फिक्र, वो चिंता भी इसके अंदर होगी जो आपके यहाँ जो लीडरान और आपकी स्टैब्लिशमेंट है वो नहीं समझती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो आम जन हैं, आम लोग, जो आपकी आवाम है, उन्हें तो किसी गिनती में लिया ही नहीं जाता। अच्छा, आवाम को भी ये नहीं मालूम है कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, महंगाई का क्या जी मतलब है, क्या चल रहा है, आईएमएफ से किन शर्तों पे लोन दिया जाता है, क्या जी पाकिस्तान की आज सारी दुनिया में किस नजर से पाकिस्तान की पहचान है। अभी देखिए, ग्रीस में इतना बड़ा हादसा हुआ है, पाकिस्तान के में किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लोग किस तरह से इलीगल यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और वो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। लेकिन उसको लेकर भी आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको लेकर ट्वीट किया गया और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, उसमें भी उन्होंने एक जो झोल झाल किया, प्लीज वर्ड वहां यूज किया है, जी आप वो चेक कीजिएगा। तो जी। हाँ वो जी। उसको लेकर आप
पाकिस्तानी ही उस पर बात कर रहे थे कि कितनी बेहिस और कितनी शर्म वाली बात है कि अल्फाजों का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं इतने दुख की खबर पर। जी, और जहां तक चाइना की बात रही तो अली भाई, इस पर न जाने कितनी हजारों लाखों वाद विवाद हो चुके हैं, डिबेट्स हो चुकी हैं, बातचीत हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी तरह का कोई घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं, कोई हमारे यहाँ से कोई गजवाए पाकिस्तान नहीं। हम लोग डिबेट करके, बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं, उन बातों को हम अपनी वहां तक पहुंचाते हैं और हम आपकी भी बात सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि अब आप अपनी बात रख रहे हैं और हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। और उसमें कई बार इस बात को रखा गया है कि पाकिस्तान की आदत पड़ चुकी है। देखिए अली भाई, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। जी, और जी, सच्चाई बड़ी तल्ख होती है, बड़ी कभी कभी बड़ी कड़वी होती है। लेकिन पाकिस्तान को कशकोल लेकर हाथ में मांगने की, भीख मांगने की आदत हो चुकी है। और अपनी आदत से ये जी, बाज नहीं आने वाले। वो इसलिए क्योंकि ये जानते हैं हमारी जो अवाम है, वो उनके पास बुद्धि नहीं है। उनको अफीम की तरह मजहब का चूरन चटाते रहो, वो काफिर टाफिर ये तमाम तरह की दुनिया की बातें उनके जहनों में भरते रहो, और वो प्रोसेस जो है वो स्कूल और मदरसों से ही स्टार्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान में। नो डाउट आप भी ये सारी चीजें देखते होंगे, पढ़ते होंगे। हम आपके यहाँ के जो न्यूज चैनल्स और जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में ये न्यूज आती है कि किस तरह से स्कूल कॉलेजेस में ही वो शिक्षा देनी शुरू कर दी जाती है। अच्छा, दूसरा ये है, थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो वो घर में ही देनी शुरू कर दी जाती है। वो मैंने वीडियो भी देखी है, सनम जद साहिबा का एक वीडियो में देख रही थी, और ऐसे बहुत सारे कि जिसमें बच्चे कह रहे थे कि मेरी अम्मी ने कहा है कि तुम्हें पाकिस्तानियों, तुम्हें जो है भारत में जाकर और भारत को खत्म करना है। भारत तुम्हारा दुश्मन है क्योंकि वो लोग हिंदू हैं। तो ये इस तरह की जहनियत है, वो बना दी है, तो वो अफीम की तरह चटा दिया है। दूसरा ये कि मैंने कहा कशकोल लेके आदत पड़ चुकी है। मजहब का कार्ड अवाम को खिलाइए और दुनिया के सामने बेचारगी जाहिर करके आप पैसा मांगिए। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि चाइना कैसा दोस्त है पाकिस्तान का। चाइनीज पाकिस्तान में आते हैं, सीपीईसी करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं। वहां वो अपने लोग भेज के, मतलब इससे पाकिस्तान को कोई रोजगार नहीं मिला। क्या आपने इस सब पे रिसर्च की है? आप कभी देखिएगा, पाकिस्तानियों को रोजगार नहीं मिला है। पाकिस्तानियों को बहुत ही निचले स्तर पर जो उनसे मजदूरी की जा सकती थी, वो उनको दिहाड़ी दी जाती है, वो भी बहुत कम स्तर पर। जो कि उनका पैसा बनता है उनको वो भी नहीं दिया जाता। और इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तानी एक जर्नल है, उन्होंने किया था। और ये तक बताया था कि किस हद तक जाति की जाती है बलूचिस्तान में, इसीलिए इतने ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि उनकी जमीन को खाली करो। चाइनीज पूरी तरह से कब्जा रहा है, किस तरह से ग्वादार पोर्ट तक, कहाँ कैसे पूरी कॉलोनियां बस चुकी हैं चाइना की। और तो और चाइना कितना अच्छा आपका दोस्त है कि वो पाकिस्तान को हड़प तो रहा है, कर्ज के जाल में तो वो अपनी पूरी तरह से शिकंजा कस रहा है। साथ ही साथ रोजगार भी वो अपने ही लोगों को देता है। वो एक जी, दूसरा टॉपिक हो सकता है कि वो लोग महफूज नहीं है। चाइनीज भी वहां जब जाते हैं तो उनके ऊपर भी अब हमले होने लगे हैं, उनको भी मारा काटा जा रहा है। लेकिन वो पाकिस्तानियों को उसमें कोई काम नहीं दिया जाता। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई कैसा दोस्त है, और ये पैसे मांगकर इतना खुश होते हैं। कोई भीख मांगकर भी खुश हो सकता है? मतलब एक जो गैरतदार इंसान होगा और जो बहुत ही खुददार इंसान होता है, अगर वो मैं मुल्क, आपके मुल्क को एक इंसान की तरह भी लूं, तो उसे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी कि हम कैसे मांगे। प्रोफेशनली अगर आपकी फॉरेन पॉलिसीज हैं तो वहां देखिए इस तरह का चलता रहता है, एक दूसरे के साथ फॉरेन पॉलिसी में इस तरह से लेना देना चलता रहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो भारत को भी दिया जाता है पैसा। कहाँ किस चीज के लिए, किस किस इंसानी सहूलियत के लिए कहाँ कैसा पैसा इस्तेमाल होना है, वो सब होता है। यूनिसेफ की तरफ से होता है, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी वो पैसा, वो फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन बाकायदा पूरे दमखम के साथ भीख मांगना, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। और फिर आप अनाउंस ऐसे करते हैं कि चाइना ने तो हमें इतना बिलियन दे दिया, जैसे कि ये आपके लिए कोई काबिल फक्र बात है। तो मुल्क की सियासत में कीड़ा तो लगा हुआ है, साथ ही साथ जहनियत में इस हद का कीड़ा लगा हुआ है, और समस्या बहुत बड़ी है। मैं पहले भी एक दो बार जिक्र कर चुकी हूँ कि समस्या, जो प्रॉब्लम है, जो बुनियादी मसले हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं करता पाकिस्तान में। क्योंकि अफीम चटा रखी है मजहब की, पैसा बनाना है। आर्मी है वो अपना पैसा बना रही है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया उनका बन रहा है, और उसके बाद वो फिर एक वक्त के बाद पाकिस्तान छोड़ देते हैं। तो अगर आपका सवाल ये है, सवाल के अंदर सवाल, या उस सवाल के अंदर का आपका ये है जानना कि कब तक हम भीख मांगेंगे या कब तक हमारी सिचुएशन ठीक होगी, तो आगे आने वाले मुझे 200-300 साल तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं लगती, जितना मेरा एनालिसिस है। तो हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो, लेकिन उसके बाद हाँ, हालात कुछ ठीक हो जाए तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम तब तक देखने के लिए होंगे नहीं, या और बदतरीन भी जी। हो सकते हैं हालात। जी। अच्छा, 90s में इंडिया जो है वो भी आईएमएफ के पास गया, तो एक ही दफा मेरे ख्याल में गया था। उस वक्त भी आपकी इकोनॉमी जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी है शायद ऐसे ही थी।
लेकिन आपकी जो लीडरशिप है, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो एक जगह पर सबने सर जोड़कर बैठे और उन्होंने इसका हल ढूँढा कि किस तरीके से इस जो मुआशी बहरान है उसके अंदर से बाहर निकला जाए। तो आप देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ जो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, आप यहाँ पर सारा कसूर एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के अंदर देना चाहेंगी, या इसमें जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनका भी कसूर है? देखिए इंडिया के ऊपर भी मुश्किल वक़्त आया। उनके सियासतदान जो हैं वो आपस में मिलके बैठे, उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई और इस तरीके से वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई, 5-5 साल की, 10-10 साल की, 15-15 साल की। और अब इंडिया देखें दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन गया। तो इसके पीछे आपके पॉलिटिशियंस हैं। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास कोई पॉलिसीज़ है ही नहीं। जो उनका कोई मंशूर देख लें, आज भी यह पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक आम जो पाकिस्तानी है, वो किसी पार्टी को अगर फॉलो करता है या पसंद करता है, तो वो शख्सियत की वजह से पसंद करता है। इमरान खान को अगर पसंद किया जा रहा है तो उसकी ज़ाती शख्सियत की वजह से पसंद किया जा रहा है, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ को अगर कोई पसंद कर रहा है तो यहाँ पर तो उसकी शख्सियत की वजह से कर रहा है। तो आप कैसे देख रही हैं कि पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं, जो पावर में आती हैं, इनके पास कोई पॉलिसी होती ही नहीं है। तो हम यहाँ पर हम एस्टेब्लिशमेंट को क्यों कसूरवार फिर ठहराएँगे? नहीं, आपके सवाल में काफ़ी सारे सवाल हो गए। एक तो हमारा आप जो 1990 के दौर की आप बात कर रहे हैं, उस वक़्त के जो हालात थे और जो भारत में इतने ऐसे बदतरीन हालात थे कि हमारे पास कुछ वक़्त के लिए ही रिज़र्व बचे थे और बहुत बदतरीन हालात थे। लेकिन उस जी। वक़्त ऐसा नहीं हुआ कि हम सारी दुनिया से भीख माँगने के लिए खड़े हो जाएँ और अपने आप को बेचारा दिखाएँ। एलपीजी हुँ, एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन, और हमने सारी दुनिया के लिए अपने द्वार खोल दिए। हमने ये नहीं किया कि हम किसी से ऐसे भीख माँग के कुछ आगे बढ़े। हमने उस बुरे वक़्त से सीखा और उसको सीखते हुए हम आगे बढ़े। पाकिस्तान ने तो इससे भी कुछ नहीं सीखा। उसके बाद हुँ, यहाँ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि हम एफडीआई को इनवाइट करते हैं, उसमें सहूलियत फ़राहम करते हैं। वो जो 10 पॉइंट्स का एक जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है उसके लिए उनको जी, कितनी सहूलियत हो ताकि वो यहाँ आ सकें और बेफ़िक्र होकर वो अपना बिज़नेस कर सकें, यहाँ इन्वेस्ट कर सकें। पाकिस्तान में ऐसी हुँ, कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरा आपका ये था कि पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की और उसके लिए ज़िम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है। खैर भारत में जो बदतरीन हालात थे उस वक़्त, मैं बदतरीन हालात क्यों कहूँ? भारत में जो बुरा वक़्त आया था उस वक़्त, बदतरीन हालात तो हुँ, पाकिस्तान के हम लगातार देखते आए हैं ना, तो ये नेगेटिव वर्ड जी, में भी कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में हालात। तो जो बुरा वक़्त आया, जो बुरा दौर आया, भारत ने उससे सीखा, भारत उसमें संभला, भारत उसमें आगे बढ़ा, खड़ा हुआ। हमने अपने आप को तोड़ा नहीं, हमने अपने आप को ख़त्म नहीं किया और इसमें सब लोगों का योगदान है। हमारे उस वक़्त के जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे और हमारे उस वक़्त के जो पूरा एक सिस्टम था, जो गवर्नमेंट थी, जो हमारे जी, आम जन थे, सब एक-दूसरे का कहीं न कहीं सहारा थे। एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम थे। पाकिस्तान में क्या है, जिस तरह से आपने पॉलिसी की बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी है उसका सेंटर पॉइंट है रिलीजन। पाकिस्तान की सेंटर पॉइंट में रिलीजन रहता है, ताकि वो कहीं पर भी जाते हैं। इस्लामोफोबिया आपने देखा था, आपके ही इमरान खान थे जो इस्लामोफोबिया पे यूनाइटेड नेशन में जाकर वो इस तरह की स्पीच देते हैं। जहाँ अपने मसले मसाइल की बात करनी चाहिए, वहाँ वो भारत को पिन पॉइंट कर रहे थे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी में तो शुरू से ही अंत तक कोई पॉलिसी है ही नहीं। दरअसल उनकी पॉलिसी ये है कि अब हमें पैसा कैसे बनाना है, अब हमें कैसे हालात ऐसे बदतरीन दिखाने हैं कि हमारा पैसा बने। पॉलिसी में से जब तक आप दहशतगर्दी को खत्म करके भारत के साथ दुश्मनी भूल के अपने आस पड़ोस के मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात रखते हुए कुछ बेहतरी की तरफ नहीं सोचते हैं, आपकी कोई पॉलिसी नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दूसरा ये कि भारत में जो आपने बात की पॉलिसी बनती है, बिल्कुल यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, 5 साल का एक प्लान बनता था और उसके तहत काम होता था और कोशिश ये की जाती थी कि वो जो उसके अंदर एजेंडा है, हमारा जो मिशन है, जो उसके अंदर हमने डिसाइड किया है कि इतने इतने वक्त में ये पॉलिसी पूरी होनी चाहिए, ये काम पूरा होना चाहिए, वो उस 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो वो लिमिट बढ़ा दी जाती थी, वो फिर नेक्स्ट 5 साल का वो टर्म होता था। इस तरह से वो पंचवर्षीय योजना होती थी। अगर अब वो खत्म हुई तो फिर नीति आयोग बना, वो उससे भी ज्यादा एडवांस बना है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी रिसेंट आप उसके बारे में पढ़िएगा, एक गति मिशन आया। गति मिशन के अंदर ये है कि अगर जैसे पहले ऐसा होता था कि जैसे सड़कों पे फाइबर बिछा दिए और आपने पूरी सड़कों को खोद डाला, लेकिन बाद में फिर वो सड़कें आपको सही करनी है तो वो आपस में वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। या तो पहले ये है कि आप पूरा जो सड़क के अंदर का काम है उसे कर लीजिए, उसके बाद फिर सड़क डले, रोड का काम उसके जी, बाद हो। लेकिन वो पहले क्या होता था, पहले सड़क बन जाती थी, कई जगहों पे ऐसा होता जी, था देश में, और उसके बाद क्योंकि देश बहुत बड़ा है, सड़कों का जाल भी बहुत बड़ा बिछा हुआ है, बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत सारा यहाँ पर बहुत सारा काम होता है।
तो उसके बाद वो फाइबर का काम होता था, जैसे कोई इंटरनेट की केबल बिछानी है, बिजली का कुछ करना है, तो वो फिर से वो नई सड़कों को खोदना, तो वो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। उसको लेकर गति मिशन स्टार्ट हुआ, और ऐसी ना जाने कितनी पॉलिसीज स्टार्ट हुई हैं जहां पर कोऑर्डिनेशन को अब ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ताकि जो आम जन है उनकी दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार सड़क पड़ गई, उसके बाद फिर पता चल रहा है कुछ महीने के बाद वहां पर कुछ फाइबर बिछाया जा रहा है, कुछ तार वायर का काम हो रहा है, फिर से सड़क खुद रही है, तो उससे तो हमारा ही नुकसान था और आम जन को उससे परेशानी होती थी। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीजों को लेकर भी पॉलिसीज बन रही हैं, और पाकिस्तान में ऐसा कोई पॉलिसी का मुझे कुछ नजर नहीं आता। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो छोड़िए, आप पाकिस्तान का, आपने पाकिस्तान का अगर प्रियम्बल और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपने उसको अच्छे से उसको रीड आउट किया होगा, तो वहां पर स्टार्टिंग लाइन ही आपकी मजहबी है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन पाकिस्तान की जो स्टार्टिंग लाइन शुरू होती है, मैं मानती हूँ कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो भैया फिर अब शरिया लॉ ही फॉलो करिए ना। आप क्यों दुनिया को धोखा दे रहे हैं? आप खुद सेक्युलर भी नहीं है, आपकी कोई पॉलिसी भी नहीं है, आपका कोई विजन भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है। लेकिन आपको ये पता है कि आपको कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखना है, आपको सारी दुनिया के साथ सिर्फ पैसे मांगने वाला रिश्ता रखना है, और आपको अपनी आवाम को मजहब का चूरन चटा देना है। तो फिर मैं ऐसे कैसे मान लूं कि पाकिस्तान में एक ही जन का इसमें कसूर है? ये तो पूरे पाकिस्तान का कसूर हुआ ना। आपकी आवाम को मैं देखती हूँ कुछ, मैं डिबेट में देख रही थी कि बड़ा मासूम और बड़ा वो जाहिर कर दिया जाता है कि बेचारे आवाम की क्या कसूर है। अब देखिए, आवाम का कोई कसूर नहीं है, तो आवाम को तो अपने आप ने मान लिया, मैंने ज़ॉम्बी हो गई है, उनको कुछ पता ही नहीं सही गलत क्या है, वो बस अंधों की तरह चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं इन्फ्लेशन क्या है, कहाँ पहुंच गया, क्या हो रहा है, करेंसी रेट क्या है, कुछ नहीं पता उनको, मान लिया। तो भैया आप फिर ये क्यों करने लगते हो कि आप फोर्स कन्वर्जन में क्यों चले जाते हो? अगर आपको खाने को नहीं है तो आप दूसरे मजहब की बच्ची को क्यों अपने यहाँ पकड़ पकड़ के ला रहे हो, उनके क्यों जबरदस्ती निकाह कर रहे हो? फिर आप वैसे ही बन के रहो ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जी इसमें जी। आम जन का भी मैं कसूर समझती हूँ कि वो ना ही सवाल करती है और ना ही वो अपने आप में सुधार करती है, और जो उनसे कम है, जो माइनॉरिटीज में है, उनका जीना उन्होंने मुहाल कर रखा है। तो हम कैसे कह दें कि बेचारी आवाम भी बड़ी मासूम है? हालांकि हम वो भी मंजर देखते हैं आपके यहाँ से, जो लोग आटे के लिए मर जाते हैं, गैस को बारों में भर के ले जाते हैं, इतने परेशान हाल है कि उनके यहाँ खाने को नहीं है। आपके यहाँ कहीं कोई यूट्यूबर था, मैंने उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा कोई फेमस नहीं है वो, जितने और यूट्यूबर्स हैं, और मैं उसी लिए वो देख रही थी कि उसने कुछ, वो जो उसका जो भी इनकम आ रहा था, तो उसने बोला कि मैं इससे ये सारा पैसा इकट्ठा करके, मेरे यहाँ इतने बदतरीन हालात हैं पाकिस्तान में कि मैं इससे फल खरीद रहा हूँ, आटा खरीद रहा हूँ, और मैं इनको 5-5 किलो के ये सारा पैकेट दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हालात बहुत बदतर हो गए हैं। एक थी आपके यहाँ बुजुर्ग महिला, तो वो बोली कि हम इतनी अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर हमारा पूरा एक यहाँ पर सिस्टम है जहाँ पर हम लोगों को अच्छी पानी वानी सब मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 3 दिन से गैस नहीं आ रही है, हमारे पाइप में गैस नहीं आ रही है, मतलब हम चूल्हा कैसे जलाएं? तो आपके यहाँ तो क्या आम क्या खास क्या बोले, सब ऐसे ही चल रहा है। और कसूर किसी एक शख्स का नहीं हो सकता, जब एक पूरी स्टेट, एक पूरा नेशन, एक पूरा राष्ट्र, अगर हम कहें कि वो कोलैप्स हो रहा है, वहां के बदतरीन हालात हैं, और वो लोग खुद तो जी नहीं रहे हैं सुकून से, दूसरे को भी नहीं जीने दे रहे हैं, तो कसूर किसी एक का कैसे हो सकता है? अब मैं ये कह दूं कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर का कसूर है, नहीं, उस आपके पीछे तो आपके यहाँ तो पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है, जिसका कोई चेहरा नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी है एस्टेब्लिशमेंट। आप कभी देखिएगा उस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पता करके आपको खुद पता चल जाएगा कितना डीप है। आप कहते हो वो डीप स्टेट है, वो बहुत खतरनाक खेल कर रही है, और वो इतना खतरनाक खेल कर रही है कि एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को खुद ये नक्शे से मिटाने का काम करेंगे, क्योंकि चाइना को तो पूरा हाथ दे ही दिया है कि भैया आओ हमारे यहाँ कब्जा करो, हमारे यहाँ। आपके यहाँ, आपको मालूम है, आपके यहाँ की लड़कियों को चाइनीज शादी करके ले जाते हैं अपने साथ, क्योंकि आपके यहाँ जो गरीब माँ बाप है वो उनके साथ बेच देते हैं उनको, उन बच्चियों को भेज दिया जाता है। और ये रिपोर्ट कुछ वक्त पहले ही आपके यहाँ से ही प्रकाशित हुई थी, आपके यहाँ से पब्लिश हुई थी, कि इस तरह के हालात हैं कि लड़कियों को वो शादी करके ले जाते हैं जो उन्हें पसंद आती है, पूरी एक कॉलोनी बसी हुई है उन लोगों की, और वो अपने ही लोगों को काम पर रखते हैं। उन्हें आपके यहाँ एफिशिएंट और स्किल नहीं मिलते उनको, आपके यहाँ जो युवा हैं, तो वो अपने यहाँ से अपने चाइनीज जो है वो उन्हीं को लोगों को बुलाते हैं। तो फिर आपके यहाँ तो कोई रोजगार का भी कुछ नहीं हुआ ना। क्या फिर हुआ इसमें? क्या ये सी पैक का जो इतना रोना रो रखा था, और हमें कहीं ना कहीं हमें चैलेंज करके पाकिस्तान ने जो इस तरह का ये प्रोजेक्ट हासिल करने की बार बार जिस तरह की चीजें दिखाई हैं, और जो नापाक मंसूबे हासिल किए हैं, तो उससे भारत को ही तो नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो कोई पॉलिसी तो है ही नहीं, कोई विजन भी नहीं, और कसूर सबका है। जी। अच्छा, आपने चाइना की बात की कि चाइना इस तरह कर जी। रहा है कि यहाँ से लड़कियां लेके जा रहा है और उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है। उनका जो भी मजहब है, चाइना का एक जो अपना ही एक मजहब है अलग से ही, वो लड़कियां भी वैसे हो जाएंगी। चाइना के अंदर जो मसाजिद है मुसलमानों की, उनको शहीद किया जा रहा है। उनका एक खास तौर पे एक सूबा है
यगोर सुबह, वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालम हो रहे हैं। अज़ान नहीं वो दे सकते, नमाज़ नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, मुसलमानों वाले नाम नहीं रख सकते, मुसलमानों वाले कपड़े नहीं पहन सकते, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है वहाँ पर। लेकिन हमने कभी बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई बात नहीं सुनी इस तरह की, जिस तरह हम इंडिया की जो भी बात होती है, हल्की सी भी बात होती है, फौरन यहाँ हाईलाइट हो जाती है, हमारी मीडिया के ऊपर खबरें आ जाती हैं, हमारे यहाँ पर जलसे जुलूस निकलने शुरू करते हैं, हमारी मस्जिदों के अंदर जुम्मों के खुतबों के अंदर भारत का नाम ले लेकर बातें की जाती हैं। अब इतना बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर वहां पर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना तो हमारा मीडिया बोल रहा है, ना हमारे उलमा कराम इस पर बात कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई अवाम के अंदर इस तरह का कोई तासर पाया जाता है। तो उसकी क्या रीजन समझ रहे हैं कि इंडिया का नाम होता है तो फौरी तौर पर चीजें जो हाईलाइट हो जाती है। चाइना का जब नाम आ रहा है, चाइना कर भी रहा है, इंडिया तो करता ही कुछ नहीं ना, इंडिया ना करके भी बदनाम है, और चाइना सारा कुछ करके भी जो है उसका नाम नहीं आ रहा। इसकी क्या रीजन समझती हैं आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं ये पॉइंट रह गया था अली भाई, चाइना में जो मस्जिदों को जिस तरह से शिंजियान प्रांत में जो उइगर मुसलमान हैं उनके ऊपर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो ये तमाम चीजें मेरी पॉइंट जहन से निकल गया था। बहुत शुक्रिया, आपने याद दिला दिया। अच्छा, मैं एक बात के लिए बड़ा सोचती हूँ कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो हॉस्पिटल में उनको रिसर्च के लिए रखा जाता है। जब कोई डेड बॉडी होती है तो उस पर वो रिसर्च करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ना, सारी दुनिया को पाकिस्तान को उठाकर रिसर्च के लिए दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान मुल्क है क्या। ये देखिए आप, कि जहाँ ये भारत के हर एक मुद्दे पर अपनी नाक अड़ाते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी नाक घुसाते हैं, और कुछ भी हो जाए भारत में, कोई भी मुद्दा हो, उसको एकदम से रिलीजियस एक उसको तस्वीर दे देते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा तशद्दुद हो रहा है, बड़ा प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन चाइना तो काफिर मुल्क हुआ, चाइना तो कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है। चाइना तो मस्जिदों को खत्म कर रहा है, चाइना मुसलमानों को खत्म कर रहा है, किसी तरह की कोई आजादी नहीं हुई अगर मुस्लिम को। यहाँ तक कि मैं तो यहाँ तक पढ़ी हूँ, आपने भी पढ़ा होगा, कि वो तो कुरान शरीफ पढ़ने तक की आजादी नहीं देता। तो वो इस तरह से जी कर रहा है, तो भाई पाकिस्तान का कैसे दोस्त हो गया। और ये पाकिस्तानी कितने बेशर्म और बेगैरत हो गए उस हिसाब से, तो कि जो इस्लाम के तो ठेकेदार बनते हैं ना पाकिस्तान में, तो जो मुल्क जी इस्लाम के ऊपर इस तरह से कुटाराघात कर रहा है, इस तरह से उनको मस्जिदों की तौहीन भी ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी मस्जिदों की तौहीन भी बर्दाश्त कर लेते हैं और चाइना को अपना दोस्त मानते हैं। तो भाई किस मुंह से मानते हैं। ये तो फिर वो वाला हुआ ना, बड़े ही जिसे कहते हैं बेगैरत किस्म के हुए, कि सिर्फ पैसा आ रहा है तो हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। इसके लिए तो हमारा भारत आवाज उठाता है, बताइए भारत को क्या गरज पड़ी है वरना। लेकिन वो भी, ये भी बात देखिए कि भारत और चाइना के बीच में ट्रेड कभी इस तरह से बंद भी नहीं हुआ। हमारे जो भी इख्तलाफात हैं, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से हम एक अच्छे देश का पूरा परिचय दें, और हम कोशिश करते हैं कि चाइना के साथ भी और हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ जितने भी तमाम मुल्क हैं, एक अच्छे संबंध हमारे रहे। पाकिस्तान का हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा। फ्रांस को लेकर तो बड़े ये लोग अग्रेसिव हो गए थे, सड़कों पे निकल आए थे, झंडे जी जला रहे थे। एक तो ये है, किसी मुल्क में कोई चीज होती है गलत और किसी और मुल्क का झंडा जला देते हैं। इन लोगों को ये भी नॉलेज नहीं है कि किस मुल्क का कौन सा झंडा है। जैसे अभी स्वीडन का हुआ था कुछ। तो पाकिस्तान हम्म, का मैं कह रही हूँ ना, रिसर्च होनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और फिर इनसे पूछना चाहिए, इनसे सवालात करने चाहिए कि तुम्हारा मसला क्या है भाई। चाइना तुम्हारी नजर में काफिर क्यों नहीं है, और अगर काफिर नहीं है तो तुम उससे पैसा क्यों ले लेते हो। और अगर पैसा ले लेते हो तो तुमको शर्म नहीं आती वो पैसा इस्तेमाल करते हुए। ये जो आपके इमरान खान साहब हैं, जिनको हमने काफी देखा था, इन्होंने ही तो पूरा ट्रेड पाकिस्तान भारत के बीच में बंद किया। इनको ही तो सबसे ज्यादा जी इस चीज की आफत आ रही थी कि ये 370 क्यों हट गया, चीखें मार रहे थे, और अब ये भारत की तारीफ कर रहे होते हैं। तो ये ना हिपोक्रेसी जो है ना, वो सामने से दिख जाती है, कि एक मुल्क है जो मस्जिदों की तौहीन कर रहा है, जो मुसलमानों को उनके हिसाब से नहीं जीने दे रहा, जो किसी तरह की आजादी नहीं देना चाहता मजहबी, उस मुल्क को आप इतनी तवज्जो देते हैं, उसको अपना दोस्त कहते हैं, हिमालय से ऊंची दोस्ती, समुद्र से गहरी दोस्ती। मतलब मेरे को तो सोच के भी हंसी आती है। और इसके ऊपर लोग बातें कर रहे होते हैं ना, जब आपस में डिस्कशन का, मैं इसलिए तो कह रही हूँ रिसर्च के लिए देना चाहिए पाकिस्तान को। और उस पर एक पूरी एक मेडिकल टीम, जैसे कि मैं मेडिकल टीम का एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन इस पे पूरी रिसर्च होना चाहिए कि भाई तुम लोग हो क्या। तुम्हारा एक काफिर मुल्क तुम्हारा कैसे इतना अच्छा दोस्त हो गया, जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हें पैसा दे रहा है। बाकी तुम्हारा भारत ऐसा कैसा कट्टर दुश्मन हो गया, जस्ट बिकॉज कि भारत अपनी तरक्की की तरफ काम कर रहा है और तुमसे मुंह नहीं लगना चाहता, बैर नहीं करना चाहता, तो वो तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि तुमको कश्मीर का मुद्दा उछाले रखना है, पूरे मुसलमानों का ठेकेदार बने रहना है। और ये तो मुझे अनोखा ही कुछ लगता है। तो ये तो खैर आप भी इस बात से मेरी इत्तेफाक रखेंगे कि ये पाकिस्तान जो है वो बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहा है। इन्हें सुधर जाना चाहिए, और इनकी गैरत गैरत जरूर जागनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गैरत बढ़ चुकी है ना, चाइना से पैसा ले रहे हैं, तो शर्मिंदा तो होना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को भी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी। आप क्या कहते हैं इस बारे में। इस मैं जी आपसे ही मैं पूछूं, यही आपको क्या कह लगता कह है। रहा हूँ कि मैं मेरी यही राय है कि वहां पर देखें,
उनका मजहब को छोड़ के उनका जो भी मजहब है, वहां पर मुसलमानों को देखें आजादी नहीं, बिल्कुल भी कोई आजादी नहीं है। उसको लेकर कम से कम यहाँ पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। जो हमारा जो मीडिया है, कम से कम जो आप यहाँ पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया अगर लगा के देखेंगे, सुबह से शाम तक आपको 3 या 4 5 जो है वो मेन जो खबरें इस तरह की जरूर नजर आएंगी, जिसके अंदर भारत का बताया जाएगा कि भारत के फलां रियासत के अंदर इस वक्त जो है हालात खराब हैं, और मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और मुसलमान जो हैं वो मोदी जी के वहां पर खिलाफ हैं, और आइंदा जो नजर आ रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। यानी इस तरह की आपको खबरें नजर आएंगी कि जिसके अंदर या फिर बताया जाएगा जी कश्मीर के अंदर जो है अभी भी भारत ने जो कब्जा कर रखा है, ताकि पाकिस्तानी जो अवाम है उसके जहन के अंदर से जो अगर कुछ चीजें निकलना शुरू हो चुकी हैं कि भारत की तरक्की की तरफ देखें, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, तो भारत को उसका चेहरा जो है मसख करके दिखाया जाए, ताकि उनके दिल में जो नफरत है वो कम ना हो पाए कहीं, कि भारत की तरक्की देख के, भारत के अंदर जो मुसलमान जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं वो देखे, इनके दिल के अंदर ये ना हो कि वो ऐसे भारत तरक्की कर रहा है तो हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे। तो ये कोई ना कोई नेगेटिव चीज जो है वो डेली हमें दिखाई जाती है यहाँ पर, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज को, ताकि उनके दिल के अंदर भारत के लिए नफरत जो है वो कायम रहे। और दूसरी तरफ जो काम कर रहा है जो चाइना है, जो एक्चुअली इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, वहां पर ये सबको चुप लगी हुई है, हमारे मीडिया को भी चुप लगी हुई है। हमारे जो सरकारी जो ओहदेदार हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, वो भी इसके खिलाफ नहीं बोलते। हमारे उलमा कराम, हत्ता के देखिए उलमा कराम तो उनको तो हक सच की बात करनी चाहिए। ये कहते हैं कि जी हमने हुसैनी अलम उठाया हुआ है, हम हक की बात करते हैं, हक की खातर हमने अपनी जानें दी हुई हैं। तो ये जानें अब क्यों नहीं दे रहे, ये अपनी अब इन्हें किस चीज का खौफ है कि वो चाइना के अंदर अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो अब क्यों नहीं ये जलसा जुलूस निकाल रहे। फ्रांस में अगर कोई काम इस तरह का हुआ था, बिल्कुल उसकी मजम्मत होनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि उसकी मजम्मत क्यों की गई है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन अब अगर चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर उनको वहां पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी मजहबी आजादी को खत्म किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। पर ये मजम्मत एक तरफ की क्यों होती है? अच्छा, आपने दो बड़ी अच्छी बातें कही मुझे। एक याद आया इलेक्शन के उससे, जो आपके यहाँ निगेटिविटी परोस दी जाती है रोज बिठाकर। तो अभी कर्नाटका इलेक्शन को लेकर आप देखिए, पाकिस्तान का जो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको लेकर ट्वीट कर रही थी। कर्नाटका इलेक्शन और आपका क्या ताल्लुक भाई? अगर यहाँ पर पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही होती, तब कोई बात भी समझ में आती है। कर्नाटका इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान में धूम मच रही थी, ये लीजिए। अरे भैया, डेमोक्रेसी है, जिसको जिसको वोट देना है वो उसको वोट देगा। कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई किसी से ये नहीं कह रहा है कि तुम उसको दो, तुम उसको दो। नेक्स्ट इलेक्शन में भी आप यही देखेंगे। अब मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि प्रधानमंत्री यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अपने टर्म पूरा किए बगैर ही उतर गए, या फिर अपने टर्म से ज्यादा ही टर्म किए जा रहे हैं बिना इलेक्ट हुए। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कर्नाटक इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही थी, मिठाइयां भी बांटी होंगी शायद, वो वीडियो हमारे सामने से आने से रह गई। अच्छा, दूसरा, मैंने लड़कियों का जिक्र नहीं किया आपके यहाँ, जो चाइना लड़की ली जाती लेकर जाई जाती है, उनको शादी जी करके लेकर जाया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरह की स्मगलिंग हो रही है, ये जो है बड़ी अंदर की रिपोर्ट्स आपके यहाँ से जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दुनिया जानती है, रिपोर्ट्स निकल कर आती है, बीबीसी की ही कितनी रिपोर्ट्स हैं इस पर। तो लड़कियों के बारे में मैं क्या बात करूं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते नहीं है, दूसरों की बहन बेटियों की भी इज्जत नहीं करते। अभी वो मीनार पाकिस्तान का ही आपका जो वीडियो फिर से वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। तो इस तरह के तो हालात है, वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल जानवरों से भी बदतर हरकतें करने लगते हैं। और बड़ी बहन बेटी की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें मजहब को लेकर की जाती हैं, लेकिन आप तो अपनी बेटियों को ही इज्जत नहीं देते, बेटियों को ही आप अपनी नहीं रखते। और अपनी बेटियों को छोड़िए, आप दूसरे की बेटियों को भी वैसे ही समझने लगे हैं। माइनॉरिटीज की बच्चियों के साथ जो हच नशर होता है, अपनी बेटियों को आप बाहर बेच रहे हैं। तो बेटियों के बारे में भी मैं क्या जिक्र करूं, ये ऐसे मुद्दे हैं ना, और ये ऐसी बातें हैं कि खुद में बोलने में ही हिचक होती है। मैं तो बोलने में जी ही हिचकती हूँ कि ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में खुदा है सिवाय पाकिस्तान के। सारी दुनिया में अल्लाह है, सबका बेहतरी के साथ बुरे दिन, बुरे के साथ बेहतर दिन आते हैं, सिवाय एक पाकिस्तान के। क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान बेइज्जत नहीं होता अपनी हरकतों की वजह से। अभी अभी का ये किस्सा है, रशिया क्रूड ऑयल को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस तरह के झूठे जी ट्वीट करते हैं। पाकिस्तान में ये इस तरह की चीजें होती हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, वो भी तब जब आपको पता है कि आज के वक्त में कोई बात छिपी हुई नहीं है, और आप ऑफिशियल जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, आप ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? तो जब आप ना दुनिया की देख रहे हैं कि आप ऑफिशियली किस तरह से बेइज्जती आपकी हो रही है, ना आप अपने मुल्क के अंदर देख रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर कितने बदतरीन हालात हैं,
माइनॉरिटीज का तो खैर वहां पर नामो निशान जो रह गया है, वो भी मुझे लगता है कुछ वक्त में शायद ही वो रहे, क्योंकि सब लोग वहां से निकल रहे हैं और जो लोग हैं वो उनके बदतरीन हालात हैं। इलेक्शन को लेकर पागलपन हो जाता है पाकिस्तान में। अब देखिए ना, तालिबान ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं तो कहती हूँ जूता तोड़ जवाब दिया है, पता नहीं क्या बम फोड़ जवाब दिया है इन लोगों को, लेकिन शर्म बिल्कुल नहीं आएगी। अभी वो आपका वो कहाँ चला गया है, वो पाव पाव किलो के बम वाला मंत्री, आलम इस्लाम की फतेह घोषित कर देता है वो कोई मैच जीतता है तो। बताइए, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं आपके यहाँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। इतनी मुझे देख के इतनी शर्मिंदगी होती है कि ये बुजुर्ग हैं, इन लोगों को जरा शर्म नहीं आती। सबको बुजुर्ग होना है, लोग इन कब्र में पैर लटके हुए हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और आप ऐसे बॉम्ब फेंकेंगे पाव पाव किलो के। आलम इस्लाम की फतेह, क्रिकेट को ऐसे बोल देना। तो अब आप तालिबान को क्यों नहीं बोल रहे हैं वो चीज, आप बोलिए ना। अगर आप में गर्ड्स हैं, आप इतने ईमानदार हैं, और आप अगर आप इतनी समझ रखते हैं, आप दुनियादारी की इतनी बात कर रहे हैं और दुनिया के साथ अमन और चैन की बात कर रहे हैं, तो आप बोलिए, अब तालिबान को जवाब देकर दिखाइए। नहीं देंगे। आपके ही प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस बात को कबूल किया था कि हमसे गलती हो गई, हमने तालिबान का साथ दिया था, हमने अमेरिका को भी रास्ता दिया था अफगानिस्तान में। जी। दोनों ही सूरत हाल में पाकिस्तान बिक गया था, और इस बात का कबूलनामा खुद आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने किया था। और शर्मिंदा होने से क्या होता है, आपने जो ब्लंडर करने थे वो कर दिए। आपने जो हरकतें करनी थी, जिसकी वजह से सारी दुनिया में आज जो क्रेडिबिलिटी है, जो इज्जत है, जो एक एक रुतबा होना चाहिए किसी कंट्री का, वो बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई इस तरह का नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान में अगर डिस्कशन भी किए जाएं, आप पाकिस्तानी लोग आपस में बैठ के करें, तो एक दूसरे को मुझे लगता है नोच खसोट के मार डालेंगे। बहुत बुरे हाल है पाकिस्तान में तो। जी। चले, बहुत शुक्रिया यास्मीन जी, आपने हमें आज सही तरीके से आईना दिखाया है। आईना तो हम वैसे रोज देखते हैं, लेकिन आपके हाथ से आईना देखने का अपना ही मजा है कि हमें देखें, हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं तो हमें अपनी गलतियां हो सकता है कुछ ऐसी ना नजर आती हो, जो आप इंडिया के अंदर बैठकर हमें जब ऑब्जर्व कर रही होती हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें नहीं दिखाई देती। तो आपने हमें जो चीजें दिखाई हैं उसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। एज ए पाकिस्तानी हम सबको सोचना चाहिए आखिर क्या वजूहात है कि इंडिया जो है इन सारे हालात से गुजर कर अब दुनिया का एक लीडर बन चुका है। अब इंडिया सिर्फ अपने मुल्क को आगे नहीं लेके जा रहा, इंडिया अब पूरी दुनिया के अंदर सबको लीड कर रहा है। तो ये देखें, अगर वो आगे बढ़ सकता है तो हम एक जैसे ही हैं। हम 1947 में एक जैसे ही थे। अब आप देखें कि वो अमेरिका भी आपसे मशवरा करता है। मैं अब तो ये कहूंगा मोदी जी से, वो मशवरा करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे कैसे हमने सारा इस खित्ते को लेकर चलना है। और हमें अब कोई मुंह नहीं लगा रहा। उसकी रीजन यही है कि हम हमसे गलतियां हुई हैं। हमारा कोई भी लीडर जो है उसने प्रॉपर जो इस मुल्क को लेकर ही नहीं चला, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। खास तौर पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो बनी नहीं आज तक। हमें पता ही नहीं कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। तो हमें अपनी गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है, और अपने मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है। जैसे हम चाइना के रट लगाई हुई है कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त। तो हमें देखने की जरूरत है कि वाकई चाइना हमारा दोस्त है, या हमें जो है वो दोस्त के नाम पर वहां से धोखा मिल रहा है। तो हमें इन सारी चीजों से सीखने की जरूरत है। इसके साथ ही आपसे मैं आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन बहुत किया, शुक्रिया। हमें टाइम दिया, और हमें जो मुफीद जो है बातें बताई। आपका बहुत शुक्रिया। आपके इजाज़त के साथ ही हम अपने देखने वालों से भी इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को और यास्मीन जी के चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके चैनल को भी ज़रूर आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।